नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। पनामा पेपर मामले में नवाज शरीफ को फौरी राहत, आरोपों की जांच के लिए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने बनाया संयुक्त जांच दल, विपक्ष ने मांगा इस्तीफा। अन्ना द्रमुक के विलय में पनीर सेल्वम गुट की शर्त, शशिकला और दिनाकरन को पार्टी से हटाने की मांग, कहा सीबीआई करे जयललिता की मौत की जांच। ईपीएफ पर घटी ब्याज दर, साल 2016-17 के लिए 8.65% की दर मंजूर, जल्द जारी होगी अधिसूचना। अरुणाचल में 6 जगहों के नाम बदलने पर भारत ने जताई आपत्ति, चीन से कहा नए नाम रखने से नहीं बदलेगी वास्तविकता, बताया भारत का अभिन्न अंग। और स्कूलों में नहीं बेची जाएं किताब और यूनिफॉर्म, अभिभावकों की शिकायत के बाद सीबीएसई का निर्देश, कहा व्यापार के लिए नहीं विद्यालय। और अब पहली खबर। तमिलनाडु में एआईएडीएमके में सुलह के लिए पनीर सेल्वम गुट ने आज नई शर्तें रखी हैं। इसमें शशिकला और दिनाकरन को पार्टी से हटाने की मांग की गई है। पलानीसामी सरकार से जयललिता की मौत की सीबीआई जांच कराने की शर्त भी रखी गई है। इधर एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता एम थम्बिदुरई ने राज्यपाल से मुलाकात की है। एआईएडीएमके के दोनों धड़ों के विलय में नया पेच आ गया है। गुरुवार को पनीरसेल्वम गुट ने बैठक के बाद अम्मा गुट के सामने नई शर्तें रख दी हैं। इसमें शशिकला और दिनाकरन को पार्टी के महासचिव और उप महासचिव पद से हटाने की मांग की गई। साथ ही शशिकला की अगुवाई वाले एआईएडीएमके अम्मा की तरफ से चुनाव आयोग में दायर उस हलफनामे को वापस लेने की मांग की गई है, जिसमें वीके शशिकला को पार्टी महासचिव और टीटीवी दिनाकरन को उप महासचिव बनाए जाने की जानकारी दी गई थी। इसके अलावा ई पलानीसामी सरकार से जयललिता की मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। We want him to be out with a resignation letter stating that I am not a assistant general secretary, and we want Sasikala also to get removed from the party and also from the membership. Okay, so that is our first demand, but that has not happened. They said they're just going away, but we wanted them to totally get removed from the party. And the second demand is probe needs to be organized for Amma's mysterious death. बदलते घटनाक्रम के बीच एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता एम थम्बिदुरै ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने इसे सौजन्य भेंट बताया। கவர்னரை ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தேன் வழியே வேறொன்றும் கிடையாது. கவர்னர் எனக்கு ஒரு நண்பர். நான் 98-99 முதலே மத்திய அமைச்சராக இருக்கும் பொழுது அவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார். பிற மத்தியில் அமைச்சராக இருந்தார்। बुधवार को पलानीसामी की अगुवाई में हुई बैठक में शशिकला और दिनाकरन को पार्टी के फैसलों से अलग रखने और पार्टी के कामकाज के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला लिया गया था। दिनाकरन ने भी नरम रुख दिखाया है। They are not doing anything to alleviate the problems faced by the people of Tamil Nadu. Nobody is bothered about them. They are only bothered about settling their internal squabbles and ensure how to safeguard their money which they have looted from the state of Tamil Nadu. We cannot deny the fact that there is this invisible hand of the central government which is playing out in the form of these mergers, these splits and everything. दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग के अधिकारी को घूस देने की कोशिश के मामले में एआईएडीएमके के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरन को समन सौंप दिया है। उन्हें शनिवार को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। जयललिता के निधन के बाद शशिकला नटराजन ने एआईएडीएमके की कमान अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल जाने से पहले उन्होंने दिनाकरन को पार्टी का उप महासचिव बना दिया था। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम गुट ने मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वरिष्ठ पत्रकार एस श्रीनिवासन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। श्रीनिवासन जी, ऐसा लगता है कि इतनी तेज़ी से पूरा राजनीतिक घटनाक्रम जो है तमिलनाडु में बदल रहा है कि अगर हफ्ते या 10 दिन में किसी ने नहीं देखा है कि राजनीति में क्या हो रहा है तो पूरी तरीके से उलटफेर हो गया है। अभी हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जो मुख्य नेता नज़र आ रहे हैं पहली फहरिस्त में, ये कौन, कहाँ है, किसके साथ है? देखिए, एक चीज़ समझनी होगी, ये तमिलनाडु में जो सरकार एडीएमके की हो या डीएमके की हो,
जो उनके नेता थे जयललिता या करुणानिधि, ये बड़े कद्दावर नेता थे, बड़े ताकतवर और पावरफुल, और सब लोग जो वो कहते थे उनकी बात मानते थे। अब ऐसी स्थिति आ गई है जब जयललिता नहीं है, उसके बाद लोगों ने सोचा कि हो सकता है शशिकला कमान संभाल ले, मगर उनको जेल जाना पड़ा। उसके बाद टीटीवी आए, मौसी का काम आगे बढ़ाने का उन्होंने कोशिश की, वो भी अब केस में फंस गए हैं। आरके नगर से इलेक्शन चुनाव लड़ने की कोशिश करी, वो भी नहीं लड़ पाए। तो अब 3 धड़ों में ये बट गया है। एक ईपीएस जो चीफ मिनिस्टर, उनका अपना एक फैक्शन है। एक ओपीएस जो कि पहले मुख्यमंत्री थे, जो सोचते हैं कि वो इनहेरिटर है, ट्रू इनहेरिटर अपने आप को मानते हैं, उनका एक फैक्शन। और तीसरा अब टीटीवी का भी एक फैक्शन हो गया है। टीटीवी ने हालांकि 2 दिन पहले ये कहा है, जब उनके ऊपर ये सेंटर से प्रेशर आया, दिल्ली पुलिस से प्रेशर आया कि घूस देने के मामले में उनके ऊपर सुनवाई हो सकती है, तो तुरंत उन्होंने कहा कि मैं हट जाता हूँ। मगर हटना मतलब क्या हुआ? क्या पार्टी से हटेंगे? वो कहाँ से हटेंगे? क्योंकि पार्टी के तो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी वही हैं, वही चला, सर कमान वही संभाले हुए हैं। इसलिए अब ओपीएस की टीम कह रही है कि आप पहले रिज़ाइन कीजिए, हम जब तक रिजनेशन नहीं देखेंगे हम जुड़ के एक पार्टी नहीं हो सकते हैं। देखिए, पार्टी के सामने समस्या ये है अब, तो शशिकला अभी फिलहाल जेल में है, तो यानी उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? क्या उनका भी कोई फैक्शन है? उनका प्रतिनिधित्व ही टीटीवी दिनाकरण कर रहे थे, मगर अब टीटीवी दिनाकरण भी फंस गए हैं इन केसों को लेकर। जो अभी घूस वाला केस है, उसमें भी उनके लिए दिक्कतें हैं आगे। अब कोई बड़ा नेता है नहीं इन सबको संभालने वाला, सब आपस में ये सब लड़ रहे हैं अभी। और ये लोग, ये जुड़ना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईपीएस गवर्नर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ओपीएस तेवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 अलग अलग बड़ी कम्युनिटी हैं। लेकिन जयललिता के रहते सब एक साथ थे। नहीं तो पनीर सेल्वम, क्या आपको लगता है कि फिलहाल उनका कद काफी बढ़ गया है या उनका प्रभाव बढ़ गया है? जिस तरह से वो अपनी शर्तें रख रहे हैं कि शशिकला भी नहीं चाहिए, दिनाकरण भी नहीं चाहिए, तो क्या वाकई वो इतने बड़े आदमी हैं, उनका सपोर्ट इतना है? उन्होंने यही करने की कोशिश की थी, उनके लिए काफ़ी जनमानस में भी समर्थन था। मगर अब धीरे धीरे क्या हो गया है, सब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं। ओपीएस ने ये डिमांड किया है कि जयललिता जब उनकी मौत कैसे हुई, अस्पताल में उनके साथ क्या हुआ, इस सब के ऊपर कमीशन बिठा दिया जाना चाहिए, एक फैमिली रूल नहीं होना चाहिए। तो फिर टीटीवी के लोग और ईपीएस के लोग, वो लोग ये पूछ रहे हैं कि आप कौन से बहुत पाक साफ थे। वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे करप्शन में तो ये भी ओपीएस भी इन्वॉल्व थे। तो सब एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है जो केंद्र सरकार या बीजेपी का अगर रोल देखें इसमें, वो क्या आपको मालूम होता है? कई वेबसाइट्स यहाँ तक लिख रही हैं कि काफ़ी हद तक संचालित है दिल्ली से। देखिए, ये बहुत हद तक ये बात सही है, क्योंकि यदि आप देखें इन सब जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, देखिए वहाँ की जो आम जनता है वो तो चाहती है कि पॉलिटिक्स साफ़ हो, करप्शन ना रहे, मगर करप्शन में सभी लुप्त थे। और कोई, अब आप यदि केसेस को लेके देखें, इनकम टैक्स केस, सीबीआई रेड या ईडी केस, सभी के खिलाफ लग सकता है। तो ये है कि नेता वहाँ के, इसलिए सीपीएम ये कह रहा है, सीपीएम के नेता ये कह रहे हैं कि ओपीएस डरे हुए हैं क्योंकि उनके खिलाफ सेंटर कोई केस डाल सकता है, इसलिए जो सेंटर कहता है वो बात मान रहे हैं। यही जो मुख्यमंत्री के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, दूसरी तरफ भी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो इनकम टैक्स रेड और हो सकते हैं, ईडी के रेड्स हो सकते हैं, इस तरीके से। यानी आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त बहुत से लोग हैं वहाँ पर, लेकिन ये चुनना हो रहा है कि आखिर किसको पकड़ा जाए इस बार, यानी कि किसकी जो है कमज़ोर कड़ी छुई जाए। एक जो एक्सप्रेशन है हिंदी में, हमाम में सभी नंगे हैं, वो वाली स्थिति है उधर। अब इसमें ऑब्वियसली बीजेपी अपने आप के लिए एक रास्ता ढूंढ रही है, क्योंकि अभी तक वो द्रविड़ पॉलिटिक्स में अंदर घुसने में उसको बहुत मुश्किलें हो रही थी। इस स्थिति में जब लोग डिवाइडेड हैं और जो रूलिंग पार्टी में अब ये पता नहीं है, हालांकि 122 एमएलएस के साथ मुख्यमंत्री बने थे एडपाड़ी, क्या वो उनके साथ हैं, ये भी अभी डाउटफुल है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि अगले 4 साल ये सरकार स्थिर रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल लगता है। तो ऐसे दौर में आपको लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जो सरकार का एक अपना रूटीन का काम होता है, क्या वो चल पा रहा है? बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 40 दिन हो रहे हैं, वहाँ के किसान यहाँ दिल्ली में पड़े हुए हैं। 140 साल में इतना बुरा सूखा तमिलनाडु ने कभी नहीं देखा, पानी की वहाँ बड़ी किल्लत है और एडमिनिस्ट्रेशन नाम मात्र की भी नहीं है, परेशानियाँ बहुत है।
आप यदि तमिलनाडु जाएंगे तो हर शहर में एक प्रोटेस्ट या कोई एजिटेशन होता हुआ आपको लेकिन दिखाई खबरें देगा। जो डिस्कस हो रही है टीवी स्टूडियोज में, हमारे स्टूडियो में भी डिस्कस हो रहा है, वो राजनीति हो रही है जी, क्योंकि हावी जो है वो खबरों पर जाहिर है राजनीति हावी हो रही है। कहीं ना कहीं हम भी गलती कर रहे हैं। चुनावों का ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है। पानी, गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, लोग परेशान हैं, राशन के दुकानों में ठीक से सामान बांटे नहीं जा रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में है वो स्टेट। कई जगह शहर वहाँ पर लिकर जो सरकारी शराब की दुकानें हैं उनके खिलाफ महिलाएं बड़ी प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो तोड़ रही हैं अपने आप जाके। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि ये सब इसलिए ज़्यादा बढ़ चढ़ कर नज़र आ रहा है क्योंकि अनदेखी हो रही है, सरकार स्थिर नहीं है, सरकार अपने काम पे ध्यान नहीं दे रही है। यही कारण है। कोई एक स्टेबल सरकार ना होने के कारण ये सब स्थितियाँ वहाँ पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवासन जी। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। अभी एक छोटा सा ब्रेक। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि EPF पर 8.65% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। नई दर पिछले साल के मुकाबले कम है। श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होगी। EPF के 4 करोड़ से ज़्यादा अंशधारक हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ट्रस्टियों ने पिछले साल दिसंबर में EPF पर 8.65% की दर को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय ने साल 2015-16 में ब्याज दर घटाकर 8.7% करने का फैसला किया था, लेकिन आलोचनाओं के बाद सरकार ने इसे 8.8% कर दिया था। CBSE ने स्कूल के परिसरों में किताबों, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी की दुकानों को लेकर चेतावनी दी है कि स्कूल का इस्तेमाल व्यवसाय के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बोर्ड ने कहा कि स्कूल किसी चयनित विक्रेता से कॉपी किताबें खरीदने के लिए बच्चों को बाध्य न करें। ऐसा करने वाले स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। अभिभावकों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए CBSE ने एडवाइजरी भी जारी की है। इसके अलावा बोर्ड ने NCERT की किताबों के ही इस्तेमाल पर जोर दिया है। बोर्ड को NCERT की किताबों की जगह अन्य किताबें खरीदने के लिए दबाव डालने की शिकायतें भी मिल रही हैं। देश के कई इलाकों में से आज 9 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। इन पर आतंकी गुटों से संबंध का आरोप तो नहीं है, लेकिन उनसे प्रभावित ये जरूर थे। ये ऑपरेशन महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश ATS ने गुरुवार को दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर कई जगहों पर छापेमारी की। ऑपरेशन में मुंबई, जालंधर, बिहार के नरकटियागंज, उत्तर प्रदेश के बिजनौर और मुजफ्फरनगर से 9 संदिग्ध लोगों को पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि 4 लोगों के खिलाफ सबूत मिले हैं, बाकी लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस की और अन्य एजेंसीज की, जो कि अन्य स्टेट्स की भी एजेंसीज हमारे साथ इसमें इन्वॉल्व थी, उनके साथ मिलकर
इसको पहले ही इस पूरे ग्रुप को अरेस्ट कर लिया गया। कुल मिला के 9 लोग हैं। अभी जो 4 लोगों के खिलाफ हमारे पास एविडेंस है, बाकी के 5 लोगों से अभी पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं और किसी आतंकी गुट से इन्हें मदद नहीं मिली है। इन लोगों को साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। परंतु ये सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ गाइडेड, सेल्फ रेडिकलाइज्ड, अपने आप को खुद ही किन्हीं माध्यम से उन्होंने अपने आप को प्रेरित किया है और वो इस प्रकार से कोई ग्रुप बनाया है उन्होंने जिसके कारण जो मिलकर एक घटना करना चाहते थे। इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिले इनपुट्स के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार पुलिस शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एनजीटी ने श्री श्री रविशंकर को कड़ी फटकार लगाई है। हरित न्यायाधिकरण ने कहा है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। ये टिप्पणी रविशंकर के उस बयान पर आई जिसमें यमुना को पहुंचे नुकसान के लिए सरकार और एनजीटी को जिम्मेदार ठहराया गया था। एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम से यमुना को पहुंचे नुकसान को लेकर श्री श्री रविशंकर की टिप्पणी पर ऐतराज जताया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान एनजीटी ने कि आपको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, आपको मनमाने तरीके से बोलने की छूट किसने दी, ये हैरान करने वाला है। रविशंकर ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बाद कहा था कि उनका कार्यक्रम सारी मंजूरियों के बाद हुआ था। रिपोर्ट पर जवाब के लिए आर्ट ऑफ लिविंग को 9 मई तक का समय दिया गया है। हम लोगों ने कोर्ट के आगे ये सबमिट किया है कि जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उस रिपोर्ट के और जो कंक्लूजन रिपोर्ट है हमें सिर्फ पिछले ही हफ्ते दिया गया है। सो वी हैव रिक्वेस्टेड फॉर अ लिटिल मोर टाइम फ्रॉम द कोर्ट टू फाइल आवर रिस्पॉन्स टू दैट एंड द कोर्ट हैज वेरी काइंडली गिवन अस द डेट ऑफ 9 मई। बीजेपी सांसद महेश गिरी ने एनजीटी की टिप्पणी की आलोचना की। एनजीटी ने जिस तरह की बयान आज की है, मुझे लगता है कि एनजीटी पूरी तरह से बायस्ड हो रही है और समझ में नहीं आ रहा ये पैनल किस तरह से काम कर रही है। रिपोर्ट में जैव विविधता को भारी नुकसान की बात कही गई थी। समिति ने कहा था कि इसकी भरपाई के लिए 42 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। ये पेशी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में हुई। एजेंसी ने उन्हें बयान दर्ज करने के लिए भी बुलाया था। आय से ज्यादा संपत्ति के आरोपों को लेकर उनसे पूछताछ हुई। ईडी उनकी पत्नी और बेटे से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सीबीआई आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और इसमें आरोप लगाया गया है कि साल 2009 से 11 के बीच उन्होंने आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित की और इस दौरान वीरभद्र सिंह केंद्र में इस्पात मंत्री थे। दिल्ली कांग्रेस में नेताओं के आपसी मतभेद खत्म नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस की दिल्ली महिला मोर्चा प्रमुख बरखा शुक्ला सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने उनके साथ बदतमीजी की, लेकिन पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। बरखा ने कहा कि उन्होंने उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता विपक्षी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। इससे पहले शीला सरकार में मंत्री रह चुके अरविंदर सिंह लवली भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इन 1 साल में मैंने कम से कम 50 मरतबा राहुल गांधी जी से मिलने की कोशिश करी, कोई मुलाकात नहीं। एक बार एक आदमी है कोई अलंकार वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आप जाके माकन जी से मिलिए, तो जिसकी शिकायत हम उससे कैसे मिलेंगे। कश्मीर में आज तीसरे दिन भी हाई स्कूल और कॉलेज बंद रहे। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से घाटी में एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया। स्कूल और कॉलेजेस कल भी बंद रहेंगे। बीते शनिवार को पुलवामा के एक कॉलेज में कथित रूप से बल प्रयोग का छात्र विरोध कर रहे हैं। इसके खिलाफ सोमवार को प्रदर्शन हुए। अलगाववादियों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर रखा है, इसलिए शुक्रवार को भी स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के बारे में चीन के रवैये को गैर कानूनी बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और भारत का अंग रहेगा। कुछ शहरों के नाम बदल देने से उनकी वास्तविक स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि चीन ने भले ही अरुणाचल प्रदेश के 6 शहरों के नाम चीनी में रख दिए हों, उससे भारत में उनकी स्थिति में कोई फर्क नहीं होगा। चीन ने कल 6 जगहों के नए नाम रखे थे। If you rename or invent names for the towns of your neighbor, it doesn't make illegally held territory legal.
So Arunachal Pradesh has always been an integral part of India, and it will continue to be so. कुलभूषण जाधव के मामले में भारत ने पाकिस्तान से एक बार फिर मिलने की इजाज़त मांगी है। ये 15वीं बार है कि भारत ने इस तरह की मांग की है। भारत ने पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव के मामले में आधिकारिक तौर पर आगे की कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है। पाकिस्तान ने अभी तक भारत की इन मांगों का कोई जवाब नहीं दिया है। There have been legal proceedings in Pakistan against Mr. Kulbhushan Jadhav. So indeed, if there have been any proceedings against him, then obviously we would like to see officially the details of those proceedings. So this is what we have sought from the government of Pakistan. And we would also, of course, like to know what is the future course of action. पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ और उनके परिजनों की जांच होगी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आदेश दिया। इसके लिए एक जांच टीम बनाई गई है। नवाज शरीफ की पार्टी ने इसे अपनी जीत बताया है, तो विपक्ष ने उनसे इस्तीफा मांगा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पनामा पेपर लीक मामले में फौरी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ पूरे सबूत नहीं हैं। हालांकि कोर्ट ने फिर से जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए संयुक्त जांच दल यानी JIT बनाया गया है। JIT के सामने नवाज शरीफ के साथ ही उनके दोनों बेटों हसन और हुसैन को पेश होना होगा। नवाज शरीफ की पार्टी ने फैसले का स्वागत किया है। अदालत-ए-उज़्मा ने मेजॉरिटी के साथ, अक्सरियत के साथ ये फैसला किया है जो मियां नवाज शरीफ ने आज से 6 माह कबल कहा था कि कमीशन बने और वो कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेट करे। हम हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। 5 जजों के बेंच ने आम राय से फैसला नहीं दिया। 2 जजों ने फैसले से अलग राय रखी और नवाज शरीफ को पद से हटाने की बात कही। JIT में संघीय जांच एजेंसी के साथ ISI और सैन्य खुफिया एजेंसी को भी शामिल किया गया है। तहकीकात 2 महीने में पूरी होगी। हर 2 सप्ताह के बाद सुप्रीम कोर्ट को प्रगति रिपोर्ट सौंपनी होगी। विपक्षी दलों ने फैसले को जीत बताया है। मैं आज सारी पाकिस्तानी कौम की तरफ से नवाज शरीफ को कहता हूं कि वो इस्तीफा दे, वो फौरी तौर पे इस्तीफा दे और कम से कम तब तक ये जो 60 दिन जब तक JIT अपना फैसला नहीं करती तब तक फौरी तौर पे इस्तीफा दे। इस बात की मिठाई बांटी जा रही है कि 2 सीनियर जजों ने कह दिया है कि आप नाअहल हैं, उन्होंने कह दिया है कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे। इस बात की मिठाई खा रहे हैं आप। ये मामला पनामा पेपर लीक मामले के बाद सामने आया है। आरोप है कि 90 के दशक में प्रधानमंत्री रहते हुए नवाज शरीफ ने गलत तरीके से पैसे विदेश भेजे। इससे लंदन में फ्लैट खरीदे गए। विपक्ष का आरोप था कि विदेशी कंपनियों के जरिए इन संपत्तियों का प्रबंधन किया गया और इनकी जानकारी छिपाई गई। इमरान खान की पार्टी समेत कई दलों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ऑस्ट्रेलिया ने नागरिकता कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। नए कानून के तहत नागरिकता के लिए उम्मीदवारों की अंग्रेजी पर पकड़ होना जरूरी है। इसके अलावा 4 साल तक स्थायी निवासी ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नागरिकता देते वक्त सामाजिक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस फैसले से ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता की चाह रखने वाले भारतीयों को मुश्किल हो सकती है। फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।